हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं शशिकांत और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशन चैनल साइंस मेंटर 27 पर। बच्चों, अपने कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट्स की डिमांड पर आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं हमारा साइंस का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जी हां, इस चैप्टर के अंदर हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर। बट चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो कि हमने क्लास 9th और 10th में भी पढ़ रखा है। आप शायद जानते होंगे कि हमने पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स उन सब्सटेंस को कहा जाता है जिनको आप दो डिफरेंट सब्सटेंस के अंदर स्प्लिट नहीं कर सकते। अगर आपको एक गोल्ड का एटम दे भी दिया जाए तो आप उसको कितना भी तोड़ लीजिए फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से, आपको वो दोनों सब्सटेंस गोल्ड के ही मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप उसका एक एक एटम भी अलग कर पाए तो आपको हर एक एटम गोल्ड का ही मिलेगा। इस सब्सटेंस को आपने एलिमेंट कहा। आज की डेट में हम 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स जानते हैं, जिनके कुछ कॉमन नेम शायद आपने सुने भी होंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। थोड़ी महंगी बातचीत होती जा रही है। जी हाँ, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो कि 100 से भी ज्यादा हैं। बट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। इन सभी एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है कार्बन, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर आपको क्लास 10th में पढ़ाया जा रहा है। जरा सोचिए ऐसा क्यों? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए मुझे अपने आसपास देखना होगा। बच्चों, जब मैं अपने आसपास देखता हूं तो मुझे यहां एक फूड नजर आ रहा है, बगल में मेरी कॉफी नजर आ रही है, कुछ दवाइयां भी यहां पर रखी हुई हैं। इनफैक्ट मुझे पेपर नजर आ रहा है, पेंसिल नजर आ रहा है। और आप भी अपने आसपास देखिए और जरा सोचिए कि क्या इसमें कार्बन है? जी हां, एक्चुअली में मेरे आसपास की ज्यादातर चीजों के अंदर कार्बन मौजूद है। इनफैक्ट ये कार्बन अलग अलग कंबाइंड फॉर्म में मेरी दवाइयों में भी है, मेरे फूड में भी है, और जो एयर में एक्सेल कर रहा हूं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही है। जी हां, अगर आप ध्यान से सोचे तो अपने आसपास के ज्यादातर चीजों के अंदर किसी ना किसी रूप में, कंबाइंड फॉर्म में या किसी किसी चीज में, एलिमेंटल फॉर्म में आपको कार्बन मिल जाएगा। कार्बन में ऐसी क्या खास बात है? क्या कोई दूसरा एलिमेंट भी मिल सकता है? क्या गोल्ड मिल सकता है? क्या आसपास की चीजों में गोल्ड के एटम्स हो सकते हैं? जरा सोचिए, ऐसा होता तो आज हम एक्सट्रैक्शन पर बात करते और अपने आसपास की चीजों से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते। बट ऐसा नहीं। कार्बन के अंदर एक यूनिक एबिलिटी है कि वो बहुत तरह के कंपाउंड्स बना सकता है, हमारे फूड में, हमारे एयर में। भला ये प्रॉपर्टी कार्बन में क्यों? तो चलिए, इस बात को समझने के लिए हमें कार्बन का पोस्टमार्टम करना होगा। इसके लिए हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पर जाते हैं। कार्बन के बारे में समझने से पहले हम उसकी ऑकरेंस की बात करते हैं। अभी बातों ही बातों में मैंने आपको बताया कि कार्बन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आसपास मौजूद है, हमारे फूड में, एटमॉस्फेयर में, पेंसिल की लिड में। बट अगर मैं बात करूं हमारे क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में, या फिर बात करूं हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन का क्या परसेंटेज है, तो आप यहां बोर्ड पर देख सकते हैं। हमारे अर्थ क्रस्ट में या एटमॉस्फेयर में कार्बन लो परसेंटेज में मिलता है। जैसे हमारी अर्थ क्रस्ट में कार्बन का परसेंटेज बताया गया है 0.02%, जो कि कार्बोनेट कोल या फिर पेट्रोलियम की फॉर्म में मौजूद होता है। लेकिन बात करें एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मौजूद है, जिसका परसेंटेज है 0.03%। तो ये तो बात करी हमने अकरेंस की, कार्बन हमें आसपास कितनी परसेंटेज में क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में कैसे मिलता है। बट सवाल ये उठता है कि कार्बन इतनी सारी चीजों में और डिफरेंट डिफरेंट रूप में कैसे मिल सकता है? कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है? हालांकि इसका एग्जैक्ट आंसर आपको चैप्टर के मिड में मिलेगा, लेकिन अभी हम इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कार्बन के इस एटम को। तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि कार्बन एटम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, और बच्चों एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब कार्बन के एटम्स के पास 6 प्रोटॉन, और अगर हम बात न्यूट्रल एटम की कर रहे हैं तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। यानी कि कार्बन पे है 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और अगर आप एटॉमिक मास और नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें न्यूट्रॉन भी मिल जाता है। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल होने वाले हैं, जिस पर हम लंबी बात करेंगे, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को लेकर करेंगे। तो हम सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर मैंने बनाया न्यूक्लियस, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास 6 प्रोटॉन है। हालांकि इसके पास 6 न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, बट प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से हमारा न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होता है।
इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट होते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, जो आपने 9th में पढ़ी। और इस बोहर थ्योरी में आपने पढ़ा कि इस फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर, जिसको नाम दिया गया था KLMN शेल, इन शेल में इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से रोटेट करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि K शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन का हम कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर K शेल में आउट ऑफ 6 2 इलेक्ट्रॉन, K शेल पूरी तरह से भर चुका है। अब बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन अगले शेल यानी कि L शेल में जाने वाले हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये L शेल पर मौजूद है 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास टोटल में 6 इलेक्ट्रॉन थे जिनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, सिंपली आप इसे ऐसे देख सकते हैं 2,4, और डायग्राम के तौर पे तो आप यहां देख ही रहे हैं। तो कार्बन के इस कॉन्फ़िगरेशन से क्या पता चला सर? आपको याद होगा एक साइंटिस्ट थे लुईस, पिछला चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल जहां पे आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा। लुईस ने हमें बताया कि आप किसी एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कीजिए। मैंने देखा कि कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन को 4 डॉट बनाकर सिंबल के चारों तरफ रिप्रेजेंट कर दिया। हर एक एलिमेंट एक ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। लुईस का कहना था कि एलिमेंट रिएक्शन करते हैं अपने लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, जिसे ऑक्टेट रूल बोला गया, या अपने शेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए। कार्बन भी चाहता है कि उसका एल शेल पूरी तरह से फिल हो जाए, इसके लिए उसे 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बट बच्चों, कार्बन के लिए बड़ा ही मुश्किल काम है कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ऐसा क्यों? अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन के साथ उसको पढ़ेंगे। लेकिन ये बात आप समझिए कि कार्बन ना लूज कर पाता है इलेक्ट्रॉन, ना ही गेन। कार्बन अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए और अपने लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एक दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाता है। वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करता है, कोई मोनोवैलेंट। फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पे साइड में बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, जिसका एटॉमिक नंबर आप सभी जानते हैं 1 होता है, और उसके K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्टेट नहीं डुप्लेट रूल फॉलो करता है। वो अपना K शेल भरना चाहता है बस, इसके वजह से बस 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वो हमारे कार्बन एटम के पास आया और कार्बन के साथ या कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा। जरा देखिए, हाइड्रोजन के सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, हाइड्रोजन खुश और स्टेबल और यहां पर रहेगा। ऐसे ही एक और हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि कार्बन के पास तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, और अब एक एक करके 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम के साथ वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के सभी सर्कल में डुप्लेट रूल कंप्लीट हो रहा है। बट ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन ने कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अब बारी कार्बन की। कार्बन भी हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अब आप जरा कार्बन के सर्कल को देखिए तो कार्बन में हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। हमारा ऑक्टेट रूल यहां पर सेटिस्फाई हुआ। बट कार्बन ने अपने इस ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करने के लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाई, वो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर नहीं, बल्कि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसी मोनोवैलेंट के साथ शेयर करके अपनाई। तो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये जो बॉन्ड बनाया बच्चों, इस बॉन्ड को ही पढ़ा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। जी हां, आप पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं। एक के बारे में आप बात कर चुके हैं, आयनिक बॉन्ड, प्रीवियस चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, और दूसरे के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो कोई भी बॉन्ड, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। अपने आखिरी के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर जो 2 एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन के इस कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के चक्कर में हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल उठा लिया। क्या आप इस एग्जाम्पल को पहचान पा रहे हैं? 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में, अगर आपने पढ़ा हो हमारा केमिकल रिएक्शन, तो वहां पर कहीं पहली बार आपने CH4 का नाम सुना। आपकी बुक में इसको बताया गया है नेचुरल गैस। आगे चलकर आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि इसका नाम होता है मीथेन। जी, आपकी कार में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल यानी कि CNG गैस ही तो है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वो नेचुरल गैस और कुछ नहीं बल्कि यही कार्बन का कंपाउंड है। जी हां,
मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां से एक धांसू क्वेश्चन बनता है और उस क्वेश्चन को समझने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना होगा, लेकिन उससे पहले बोर्ड पर दी गई जानकारी को जो आपको समझ आया हो फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो आपने अभी देखा कि कार्बन अपने ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए कैसे अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ शेयर करता है, क्योंकि लूज करना भी उसके लिए प्रॉब्लम है, गेन करना भी। लेकिन आपने ये कोवलेंट बॉन्ड बना तो दिया, ये कंपाउंड आपने CH4 जैसा बना तो दिया, बट ये एक मॉलिक्यूल, अगर मैं आपसे बात करूं कि मार्केट में ये जो फ्यूल हमें मिलता है, अगर हम इस फ्यूल को एक बॉक्स में बंद कर लें तो जैसे कि CH4 के उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब रूम टेम्परेचर पर अगर आप ध्यान से देखें तो नेचुरल गैस रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में मिलता है। जी हाँ, बट ऐसा क्यों? सर कार्बन के ज्यादातर कंपाउंड जो हैं जिसमें लो कार्बन्स रहते हैं वो गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, और अगर आप बड़े मॉलिक्यूल की तरफ भी जाए तो वो भी आपको लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। ज्यादातर मॉलिक्यूल लिक्विड या गैस की फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड हार्ड सॉलिड क्यों नहीं होते? तो उसका जवाब समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये आपके पास मीथेन का एक मॉलिक्यूल, ये मीथेन का दूसरा मॉलिक्यूल, क्या मीथेन का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? जवाब है हां, बट दुनिया की सबसे कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। दूसरी तरफ जब आपने एक चैप्टर पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल, तो वहां पर आप लोगों ने कुछ आयोनिक कंपाउंड के बारे में जाना कि किसी आयोनिक कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, जरा देखिए ये Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, इस तरह से एक लैटिस में अरेंज हुआ करते थे। अगर आप इसको समझें कि एक NaCl दूसरे NaCl से सराउंडेड है, नंबर एक। नंबर दो, NaCl पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको मीथेन पे देखने को मिलता है? जवाब है नहीं। तो यानी कि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयनिक कंपाउंड में देखने को मिल रहा था वो कार्बन के कंपाउंड में नहीं मिलता। और यही बात, ये प्रॉपर्टी तय करती है कि कंपाउंड ऑफ कार्बन हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों कार्बन के कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट लो रहते हैं, और अगर आपसे इसका रीजन पूछा जाए कि आप इसका रीजन बताइए, तो इसका रीजन होता है बिकॉज ऑफ वीक intermolecular force of attraction। जी हां, एक बड़ा ही पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कार्बन के कंपाउंड्स में या कार्बन के कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होते हैं, और इसका जवाब ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कार्बन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे कमजोर वाला होता है। एक आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, दूसरे पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, वो अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहते हैं, हार्ड सॉलिड होते हैं, प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है आयनिक कंपाउंड की। पर जब हम कोवेलेंट कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ये हार्ड सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलते, आपको लिक्विड या गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। जवाब है क्यों? जवाब क्या होगा इसका बच्चों? सॉरी, इसका जवाब होगा बिकॉज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहां इस चैप्टर से उठाया। दूसरा एक और धांसू क्वेश्चन यहां से बनता है, और यह बनता है कि कार्बन के कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड के बारे में आपने पढ़ा था कि जब वो पानी में डाल दिए जाए या उनको पिघला दिया जाए, मॉल्टन स्टेट में डाल दिया जाए, तो दे बिकम अ गुड कंडक्टर। बिकॉज आयनिक कंपाउंड में क्या बनते हैं? आयंस बनते हैं, फ्री चार्जेस बन जाते हैं। करेक्ट है। लेकिन अब अगर हम बात करें कार्बन के इस कंपाउंड की, तो बच्चों आप लोगों ने देखा एक तो इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि आखिरी के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में ऑक्यूपाइड हैं। दूसरी बात, ये किसी भी तरह का आयन नहीं बनाता।
तो नाइदर दे प्रोड्यूस आयन नॉर दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स व्हाई कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े छोटे छोटे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के इंट्रो से बनते हैं एंड आई विश आपको ये दोनों ही क्वेश्चन ठीक से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा सवाल जो इंट्रोडक्शन से बनता है, जो शायद हम बातों बातों में अभी कर भी चुके हैं कि कार्बन आयोनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता या कार्बन कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है। अगर आप देखें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर तो आपको 5 में से 3 क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में बैक टू बैक रिपीट होता हुआ दिखेगा कि वाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड, कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है। तो चलिए इसका रीजन भी समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। तो क्लास, कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, इस कोवलेंट बॉन्ड का रीजन समझने की कोशिश करते हैं कार्बन के केस में। तो हम यहां पर पहला पॉइंट ये लिखते हैं कि कार्बन कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन। भाई अपने लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए हो सकता है कार्बन बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। चलिए इस डायग्राम को ही थोड़ा सा एडिट करते हैं। आपने देखा कि न्यूक्लियस के पास 6 पॉजिटिव प्रोटॉन हैं और वो 6 प्रोटॉन अपने आसपास 6 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस अंदाज में होल्ड करके रखता है, 2 को K शेल में और 4 को L शेल में। बट अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कार्बन अगर बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर भी ले तो बताइए क्या परेशानी आने वाली है। परेशानी ये आने वाली है कि इलेक्ट्रॉन इस शेल में घूम रहा है क्योंकि उसको न्यूक्लियस के प्रोटॉन ने होल्ड करके रखा हुआ है। 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को तो होल्ड कर पा रहे हैं, एक आध 2 एक्स्ट्रा होते तो शायद उसको भी होल्ड कर लेते, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन। केवल 6 प्रोटॉन वाले इस न्यूक्लियस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने आसपास 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाए, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना कार्बन के लिए बिल्कुल भी स्टेबल कंडीशन नहीं है। तो अब अपने पहले पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि कार्बन कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स 4 माइनस एनायन। आप ये समझ ही गए होंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव का चार्ज आता है। प्रीवियस चैप्टर में आपने सीखा हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 4 नेगेटिव एनायन बना सकता है, बट it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on 10 electron। चलिए तो हम इस बात को तो हटा देते हैं कि कार्बन ये तो नहीं करने वाला। तो क्या कार्बन दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाए, इन 4 इलेक्ट्रॉन को अगर वो गेन नहीं करना चाहता या कर सकता तो क्या करे। हो सकता है कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और केवल K शेल को ही अपना आउटर मोस्ट शेल मान ले और K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भी एक स्टेबल कंडीशन कंसिडर की जाती है। बच्चों ऐसा करने के लिए आप मुझे बताइए कि क्या ये इलेक्ट्रॉन अपने आप निकलेगा या आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जवाब है सर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि इसको तो होल्ड करके रखा है। तो आपने एनर्जी दी और 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब जरा सोचिए कि ये न्यूक्लियस जो 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके बैठा था आउटर मोस्ट के, अब वो अपनी सारी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अब आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो पहले से भी ज्यादा देनी पड़ेगी। और अगर आपने वो एनर्जी देकर दूसरे को निकाल भी दिया तो तीसरे पर आ जाइए। तीसरे केस में अब आपको एनर्जी पहले 2 केस से भी ज्यादा देनी पड़ेगी और चौथे में सबसे ज्यादा, यानी कि अगर आप चारों ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने की कोशिश करते हो तो इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि प्रैक्टिकली नेचुरली पॉसिबल होता नहीं है। इसीलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज तो कर सकता है और लूज करके बच्चों क्या बना सकता है 4+ कैटायन, बट इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी which is naturally not possible for carbon. So the carbon overcome this problem by sharing its valence electron. तो कार्बन इस समस्या का समाधान ढूंढता है अपने आखिरी के 4 इलेक्ट्रॉन को किसी मोनोवैलेंट्स के साथ शेयर करके। तो बच्चों ये आपने 3 क्वेश्चन इंट्रो से पढ़े, जिसमें से तीसरा क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस अभी कर रहा हूं कि व्हाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका आंसर मैं यहां पर आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, आप चाहें तो इसे यहां पर देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, एंड आई विश आप लोगों ने मेरे लेक्चर के दौरान सुनकर इसे लिखा भी होगा। तो बच्चों ये था हमारे सामने 3 क्वेश्चन और कार्बन का इंट्रोडक्शन। चलिए अब बात करते हैं, मेरे ख्याल से रफली आपको समझ में आ ही गया है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है।
कोई एलिमेंट अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब हम बात करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड के कितने टाइप होते हैं। उससे पहले जो भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा उसे आप नोट डाउन कीजिए। बच्चों बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात करेंगे टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो बच्चों टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में पहला टाइप समझने के लिए मुझे एक एग्जांपल लेना होगा, और मैंने एग्जांपल पे लिया हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर आप सभी जानते हैं 1, और कॉन्फ़िगरेशन करें तो K शेल में बस एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन और वो एक से दो इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, बट उसका साथी जिसके साथ वो इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करने वाला है वो भी हाइड्रोजन, दोनों ही इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। तो अपनी प्रॉब्लम को ये भी ओवरकम करेंगे बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और मैं आपको बता दूं, जब दो नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, तो जब दो नॉन मेटल चाहे वो एक जैसे हो या शायद डिफरेंट भी हो, तो वो अक्सर कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं, हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं एक्चुअली में। तो ये आपने देखा कि एक एक इलेक्ट्रॉन की यहां पे शेयरिंग, और इस शेयरिंग से जो बॉन्ड बना बच्चों आप इसे नाम देंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आपका हो गया पहला टाइप कि दो एलिमेंट के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से बनता है, इस तरह से उसे दिखाया जाता है। नंबर 2 बात करते हैं ऑक्सीजन गैस की। अगर आप ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 8 होता है, और कॉन्फ़िगरेशन अगर किया जाए तो 2,6 होने वाला है। मतलब ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट के ही इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अगर हम माने तो दूसरा भी ऑक्सीजन जिसके पास लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। दोनों ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, 6 को 8 बनाना चाहते हैं। तो गेन तो वो कर नहीं पाएंगे, दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों ही गेन करना चाहते हैं, तो वो अपने इस ऑक्टेट को पूरा कर रहे हैं अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बस ये दोनों हैं। इन दोनों से ये बना हमारे पास ऑक्सीजन के बीच में, ये बना ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। ये दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है, बट इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। ऐसे पेयर को बाय द वे क्या पढ़ा जाता है? लोन पेयर। कभी आगे चलकर हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका मेन फोकस इस डबल बॉन्ड पर होना चाहिए कि इस तरह से अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो एलिमेंट्स के बीच में बनता है डबल बॉन्ड। बच्चों इसका तीसरा जो टाइप है, आप इसे नोट डाउन कर ले जल्दी से। चलिए हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा हुआ हमारा ट्रिपल बॉन्ड। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं पहले कि ये हमारा दूसरा टाइप था, जिसको हम लोग पढ़ेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड या डबल बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का तीसरा टाइप समझने के लिए आप एक और एग्जांपल लीजिए, डाइनाइट्रोजन। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 7 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,5। 2,5 नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये हुआ कि अगर उसको 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और जी यहां पर भी बाकियों की तरह यही होने वाला है, दोनों ही 3-3 इलेक्ट्रॉन की डिमांड रखते हैं, तो ये 3-3 इलेक्ट्रॉन वो आपस में शेयर करेंगे। और ये आपको दिखाई दिया हमारा तीसरा टाइप का कोवलेंट बॉन्ड, जिसे हम बोलेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो बच्चों कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बट यहां पर आपको ये एग्जांपल इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि तब आप इसकी थोड़ा सा बेसिक कंटेंट भी समझे कि वो बनते कैसे हैं, कैसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, कंडीशंस क्या होती हैं। अलग अलग एग्जांपल्स लेकर ये बात बहुत क्लियर हो जाती है। और एक मजेदार बात ये भी समझिए कि कार्बन बड़ा यूनिक एलिमेंट है। कार्बन अपने ही जैसे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, डबल बॉन्ड भी बना लेता है, और अपने ही जैसे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। मतलब कोवलेंट बॉन्ड के तीनों टाइप कार्बन के साथ पॉसिबल होते हैं।
और भी कई सारे कार्बन के रीजन है जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि क्या है ये सिंगल डैश लाइन, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ना सिर्फ ये बॉन्ड समझना है बल्कि इन बॉन्ड में हो क्या रहा है, 3-3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर किए जा रहे हैं, इस बात भी आपको बैक ऑफ द माइंड लेकर चलना है। तो ये था आपके सामने टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो आपने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ समझा। लेकिन पैरेलल में इस बात को भी दिमाग में रखिए कि इस तरह के तीनों ही बॉन्ड, सिंगल, डबल और ट्रिपल, कार्बन कार्बन के साथ भी बना सकता है। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे, लेकिन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बच्चों, वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। उससे पहले आप इस डायग्राम को बना लीजिए डॉट्स। ओके बच्चों, तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। बच्चों आपने एलोट्रॉप्स के बारे में प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि एक ही एलिमेंट जब अपने डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस से हमें नेचर में मिलता है तो हम उसे एलोट्रॉप्स कहते हैं। इसको मैं आसान से शब्दों में समझाऊं तो आपने ग्रेफाइट जरूर देखा होगा, पेंसिल की नोक जैसा, जैसे पेंसिल का लेड होता है जिससे आप लिखते हैं, और डायमंड भी आपने जरूर देखा होगा। तो डायमंड और ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो दोनों ही बने हुए हैं कार्बन के। कार्बन के अलावा उनमें कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी दोनों का फिजिकल अपीयरेंस कितना अलग होता है। अगर आप देखें तो हमारा ग्रेफाइट होता है ग्रेइश ब्लैक कलर का, बट अगर हम बात करें डायमंड की तो वो कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसमें एक चमक भी होती है, राइट बच्चों। बट दोनों के दोनों बने हुए हैं प्योरली कार्बन के। कार्बन के अलावा इसमें और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं, लेकिन फिर भी दोनों का फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है। बस बच्चों इसी तरह की चीज को हम एलोट्रॉप्स कहते हैं कि जब एक एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस हमको दे तो हम उसे एलोट्रॉप्स कहते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स पर क्लास 10th में बात की जाती है। आपके 3 एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड, जिन्हें हम हजारों सालों से जानते हैं, और हमारा तीसरा एलोट्रॉप है बकमिंस्टर फुलरेंस यानी C60। बच्चों ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। चलिए इन एलोट्रॉप्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पर बात करते हैं जो हमारे लिए एग्जाम में क्वेश्चन की तरह आते हैं। तो इनके अगर अपीयरेंस की बात को मैं साइडलाइन कर दूं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कार्बन का बना हुआ डायमंड दुनिया में सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। और आपने पढ़ भी रखा होगा मेटल नॉन मेटल में कि कार्बन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने के बावजूद भी जब वो कार्बन डायमंड की फॉर्म में मिलता है तो वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। भला ऐसा क्यों? वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट भी कार्बन का बना है, बट ये नेचर में सॉफ्ट होता है। कई जगहों पर हम इसका इस्तेमाल ल्यूब्रिकेंट के तौर पर भी करते हैं। इनकी ये प्रॉपर्टी क्यों, अगर ये कार्बन के ही बने हैं? जवाब है इनके स्ट्रक्चर में। मैं आपको बताऊं कि कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जरा ध्यान से देखिए। मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने की कोशिश करता हूं। मेरे पास ये कुछ मार्कर हैं, आप मान के चलिए मार्कर है एक केमिकल बॉन्ड। मेरा जो हाथ है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्बन है और ये कार्बन के बने हुए 4 कोवलेंट बॉन्ड। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर हुआ 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और बच्चों यहां पर भी एक कार्बन है। अगर मेरे पास 4 मार्कर और भी होते तो मैं उनके साथ भी यहां पर कर लेता, यहां पर भी करता, यहां पर भी और यहां पर भी, और उनके 4 कार्बन पे भी करता। अगर आप इन सारे स्ट्रक्चर को एक साथ इमेजिन कर पा रहे हैं तो बच्चों एक 3 डायमेंशनल कॉम्प्लिकेटेड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और बच्चों इसी स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कार्बन दुनिया में सबसे हार्ड सब्सटेंस क्यों है, वो इतना हार्ड क्यों होता है, तो आप लिख सकते हैं इसके रीजन में। इसके रीजन में हम लिख सकते हैं ड्यू टू इट्स 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और बच्चों क्योंकि ये 3 डायमेंशनल होता है तो उसे अपनी कॉपी पे बनाना तो आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट कुछ रिप्रेजेंटेशन आप ऐसा कर सकते हैं और इसको बता सकते हैं कि इस तरह का 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से डायमंड दुनिया में सबसे हार्ड होता है। लेकिन बात करते हैं कि ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है। तो ग्रेफाइट के सॉफ्ट होने का रीजन है उसका स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट के केस के अंदर ये मैं जितनी भी डार्क डॉट्स बना रहा हूं बच्चों, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ये लीजिए, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये मैंने कुछ हेक्सागन्स बना दिए। ऐसा ही एक हेक्सागन मैं नीचे भी बना देता हूं। ये हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, तो बच्चों ये आपने देखा, ये है लेयर 1 और ये है लेयर 2।
आपने जैसे देख रहे हो कि कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, बट लेयर 1 लेयर 2 की तरफ अट्रैक्टेड तो होती है, बट बच्चों बॉन्डेड नहीं होती। इसका क्या मतलब है और क्या कंक्लूजन निकलता है? जरा सोचिए, अगर ये मार्कर नहीं एक पेंसिल होता और ये व्हाइट बोर्ड ना होकर एक पेपर होता और मैं अपनी पेंसिल को यहां पर रखकर कार्बन का सिंबल बनाता, तो हो क्या रहा है? इस ग्रेफाइट की लेयर 1 जो लेयर 2 के साथ बस अट्रैक्टेड है, फ्रिक्शन की वजह से लेयर 2 को छोड़कर इस कागज पर चिपक जाती है और एक डार्क इंप्रेशन आपको कागज पर कार्बन के सिंबल का देखने को मिल रहा है। बच्चों यही बात ग्रेफाइट को सॉफ्ट भी बनाती है। जी हां, अगर ग्रेफाइट का ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो लेयर 1 लेयर 2 के ऊपर स्लाइड कर सकती है, इनफैक्ट ज्यादा फ्रिक्शन हो तो हट भी सकती है, और बस इसी वजह से हमारा जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है। आप इसको एग्जाम में इस तरह से लिख सकते हैं कि ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे हेक्सागोनल एरे स्ट्रक्चर। इसको हम नाम देते हैं हेक्सागोनल एरे स्ट्रक्चर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस हेक्सागोनल एरे स्ट्रक्चर, और आप ये डायग्राम बना सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। आप अपनी स्क्रीन के अंदर ये दो स्ट्रक्चर भी देख पा रहे होंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर या रफली सिमिलर स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में रीजन के साथ बताना होता है। वहीं हम बात करते हैं इस C60 बकमिंस्टर फुलरेंस के बारे में, तो मैं आपको बता दूं ये रूम टेम्परेचर पर डार्क सॉलिड होता है। मैं बात करूं डायमंड की या बात करूं ग्रेफाइट की, तो बच्चों इसके कंपैरिजन में ये एक छोटा मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहां पर एंडलेस कार्बन इस तरह से रिपीट होते चले जाते हैं, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3, और ये भी रिपीट होती चली जाती हैं एंडलेस। आपके डायमंड में भी कुछ ऐसा ही होता है। बट अगर हम बात करें C60 की, तो इसमें केवल 60 कार्बन है, जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जहां पर पेंटागन सराउंडेड बाय हेक्सागन। आप यहां डायग्राम में उस पे भी देख सकते हैं। चलिए क्लास हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हमने करी एलोट्रॉप्स के बारे में। एलोट्रॉप्स का डेफिनेशन तो आप समझ ही गए होंगे, आपके सामने स्क्रीन पर है। आपने ग्रेफाइट और डायमंड के अंदर आने वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी देखा, लेकिन बच्चों इसके अलावा एक और पॉइंट है जो आपको यहां पर समझना होगा। बच्चों हमारा जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अपने इस हेक्सागोनल एरे स्ट्रक्चर में इनके पास होते हैं कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अपने स्ट्रक्चर की वजह से इनके पास होते हैं कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई की जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू कर देते हैं। और आपने पढ़ा हुआ है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम बात जब करते हैं डायमंड की, तो बच्चों डायमंड के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, क्योंकि वो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है। इसके सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में ऑक्यूपाइड होते हैं। That's why diamond is a bad conductor of electricity। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो एलोट्रॉप्स के साथ साथ आपको पूछी जाती है। तो बच्चों इस लेक्चर में आप लोगों ने कार्बन का इंट्रोडक्शन देखा, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है, बैड कंडक्टर क्यों होता है, कितने टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और अभी आप बात कर रहे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। ये कार्बन का एक इंट्रोडक्शन है जो कि बहुत थॉरली आपको समझाया गया, और आपको इस चीज को थोड़ा सा रीड आउट करके क्वेश्चन आंसर्स कर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम कार्बन के कुछ और कॉम्प्लेक्स नेचर को और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर पाए। आप इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ओके बच्चों, तो अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने अभी चैप्टर में मेरे से पढ़ा कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, लेकिन इसके बाद अगर कोई दूसरा बड़ा सवाल बनता है इस इंट्रोडक्शन से, तो वो ये बनता है कि कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है। आपको याद होगा मैंने अभी चैप्टर के इंट्रो में बताया कि अपने आसपास में नजर डालता हूं तो बहुत सारे कार्बन मुझे यहां पर नजर आते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। तो कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, कार्बन का इतना वर्सेटाइल नेचर क्यों है कि वो ऑलमोस्ट हर चीज में मिल जाता है। तो बच्चों इसके पीछे एक नहीं दो रीजन है, जिस पर हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, और इस समय आप बोर्ड पर देखें प्लीज। तो आप देखिए व्हाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ये हमने एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे रेज किया, जिसको हम आंसर के तौर पर समझेंगे कि ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन। कैटिनेशन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक पॉइंट यहां दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए, ये है एक कार्बन, कार में इस्तेमाल होने वाली हमारा CNG गैस। अगर हम 2 कार्बन बना दें तो ये एक अलग कंपाउंड है। अगर मैं यहां पे 3 कार्बन बना दूं तो ये अलग कंपाउंड है।
जो कि एलपीजी गैस है, आप अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं 5 कार्बन बना दूं तो ये भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जिसके नॉमेनक्लेचर अभी हम बाद में पढ़ेंगे। वैसे ये पेंटेन, प्रोपेन, इथेन और मीथेन है, बट नॉमेनक्लेचर के बाद हम इसके नाम भी समझेंगे। बट अभी आप इसको मोटे मोटे तौर पर ऐसे समझिए कि सर कार्बन जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ये लीजिए 5 कार्बन अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है और ये अलग कंपाउंड है। और बच्चों कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्ट एंडलेसली करते चले जाते हैं। तो जरा इन बातों को इमेजिन कीजिए कि सर फिर तो बहुत सारे कंपाउंड पॉसिबल है। और बच्चों ये बहुत सारे कंपाउंड पॉसिबल सिर्फ कार्बन के केस में ही हो पाते हैं। ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो कार्बन शो करता है कोई और एलिमेंट शो नहीं कर पाता, और इसी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है कैटिनेशन। अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट ड्यू टू विच इट्स एटम कैन जॉइन विद अनदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन अपने ही जैसे कार्बन के साथ जुड़कर जो लंबी लंबी चेन बनाता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। इस पे कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी बनते हैं जिस पे मैं बात करने जाने वाला हूं। आपसे ये पूछा जाएगा कि एक और एलिमेंट बताइए कार्बन के अलावा जो कैटिनेशन शो कर सकता है, तो उसका जवाब है सिलिकॉन। कार्बन विद हाइड्रोजन, कार्बन विद हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के साथ होते हुए ये जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है ये कैटिनेशन है। ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ रहते हुए और कौन ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर पाएगा, तो सिलिकॉन। बट सिलिकॉन की भी एक हद होती है, अप टू 7 और 8 एटम तक ही वो कनेक्ट हो पाता है। लेकिन अगर इसके अलावा मैं किसी दूसरे एलिमेंट की बात करूं तो आपके दिमाग में कुछ भी नाम अगर आ रहे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो वो इस तरह की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कभी शो नहीं कर पाते जिस हद तक कार्बन करता है। और ये पहली और बड़ी वजह है कार्बन के इतने सारे कंपाउंड बनाने की। बच्चों हम दूसरी प्रॉपर्टी पर भी बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी पर हम बात करें कि दूसरा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, तो वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है वो एक बारी में कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। ये चेन आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, यहां से भी, और ऊपर नीचे कार्बन लगा के ब्रांचेस भी बना सकते हैं। ये अगर आप हाइड्रोजन लगा दें तो वो लॉन्ग चेन कंसिडर होगा, दोनों ही डिफरेंट कंपाउंड कंसिडर किए जाएंगे। तो टेट्रावैलेंसी के लिए आप यहां पर लिख सकते हैं तो बच्चों दूसरा रीजन होता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी के लिए आप यहां पर लिख सकते हैं कि कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, जिसका मतलब यह हुआ कि कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ या किसी मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ जो सिंगल बॉन्ड बनाना चाहता हो उसके साथ एक नहीं कितनी बार कनेक्ट हो सकता है, 4 बार कनेक्ट हो सकता है। यानी कि ये चेन यहां से भी आगे बढ़ सकती है, यहां से भी, और यहां से कुछ कार्बन लगाकर आप ब्रांचेस भी बना सकते हैं, और वो सब डिफरेंट कंपाउंड कंसिडर किए जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों कि व्हाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड या वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एक्सप्लेन कीजिए, तो आप यहां पर ये 2 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। कुछ 2 या 3 मार्क्स का आता है तो आपको उनकी डेफिनेशन के साथ जाना है और कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी इसके साथ बताने हैं। जैसे आपको एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि नो अदर एलिमेंट देन कार्बन कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एक्सटेंड शोन बाय कार्बन। ये कुछ आप यहां पर एड ऑन कर वर्ड्स को बड़ा कर सकते हैं, 40 से 50 वर्ड्स का। बट अगर आपसे 1 मार्क में पूछा जाता है कि किस प्रॉपर्टी के कारण, तो आप सिर्फ ये जो हेडिंग्स हैं उनको लिखकर भी आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल आप इसे नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस इंट्रोडक्शन से। और यहां तक आपने जाना कि कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है। और इसके साथ साथ आपने एक एड ऑन में पढ़ा कि कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं और उनके रीजन क्या होते हैं। तो बच्चे इसे फटाफट छापिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ऑलराइट बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हाइड्रोकार्बन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। बच्चों हाइड्रोकार्बन मतलब हुआ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन्स को बच्चों हमने 2 बेसिक चीजों में क्लासिफाई किया हुआ है, जिसमें से कुछ को हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड कुछ को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
भला इस हाइड्रोकार्बन में सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का क्या मतलब हुआ? मैंने आपको इनिशियली बताया कि कार्बन में एक यूनिक एबिलिटी है, आपस में डबल बॉन्ड भी बनाते हैं, ट्रिपल भी बनाते हैं, और सिंगल बॉन्ड तो खैर आपने बहुत सारे एग्जांपल्स पीछे देखे ही हैं। जब आपको कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नजर आए, मतलब कार्बन की लॉन्ग चेन और उन सभी चेन में सभी कार्बन के बीच में सारे ही बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो आप ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करेंगे एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हमने इसको एक जनरलाइज किया हुआ है, किसको जनरल नाम से इसको जानते हैं, हमने इसको नाम दिया एल्केन। जी हां, अगर कार्बन के बीच में आपको सारे बॉन्ड सिंगल नजर आए तो उस हाइड्रोकार्बन को आप एल्केन नाम देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी एल्केन का जनरल फॉर्मूला हमने यहां पर निकाला, बट जनरल फॉर्मूला पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल यहां पर दिखाना चाहता हूं। प्लीज देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में ये मैंने 3 कार्बन बनाए, आपने देखे सारे कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है। एक कार्बन टोटल में 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड इसका बना हुआ है, 2, 3 और 4, कार्बन नंबर 1 के 4 बॉन्ड सेटिस्फाई किए मैंने। बाकी सारे बॉन्ड को आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करें। कार्बन नंबर 2 की बात करूं तो इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 3 और 4, और कार्बन नंबर 3 की बात करूं तो उसका एक बॉन्ड बना हुआ है, 2, 3 और ये 4, और इन सब पे आपने हाइड्रोजन को लगाया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि काउंट कीजिए कितने कार्बन, 3 कार्बन, और हाइड्रोजन को काउंट करेंगे तो 3, 3, 6, 7, 8। और बच्चों इस फॉर्मूले को जरा जनरलाइज करते हैं, जितने कार्बन है 3, उसका डबल कीजिए 6, उसमें 2 प्लस कीजिए 8, तो जितने कार्बन है उसके डबल से 2 ज्यादा अगर आपको हाइड्रोजन मिले तो बच्चों उसको आप एल्केन कह सकते हैं। हर बार आपको स्ट्रक्चर इस तरह से गिवन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, कल को आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिलता है कि आप इसे क्लासिफाई कीजिए या आइडेंटिफाई कीजिए कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, और फॉर्मूले में आपको ये दिया जाता है C5H12, तो आपको तो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड तो नहीं दिखाई दे रहा, आप इसको इसके फॉर्मूले से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आपने देखा कार्बन 5 है, 5 का डबल 10, 10 + 2 = 12, इसका मतलब सर इसका जनरल फॉर्मूला एल्केन के साथ मेल खाता है, और तो हम इसको एल्केन की फैमिली में डालेंगे और सभी एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंसिडर किए जाते हैं। आई विश आपको ये छोटी सी बात जरूर समझ में आई होगी, और मैं आपको ये 5 कार्बन का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखाता हूं। आप 5 कार्बन को सीधे सीधे सिंगल बॉन्ड से बना लीजिए। हर एक कार्बन टोटल में 4 बॉन्ड बनाता है, इस बात का ध्यान रखते हुए सभी कार्बन के 4 बॉन्ड को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कीजिए। सभी हाइड्रोजन को काउंट करके देखिए, आपको 12 ही मिलेगा। तो ये छोटी सी कहानी थी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, जिसको आप फटाफट नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये सब मुझे क्लीन कर आपको नेक्स्ट सिखाना है अनसैचुरेटेड। आपने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने सबसे पहले सैचुरेटेड को टारगेट किया कि कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल हो वो सैचुरेटेड, उन्हें एल्केन कहा जाता है, उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, और आपने 2-3 एग्जांपल्स भी उसके देखे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, कि उसको कैसे कैटेगराइज किया जाए, क्लासिफाई किया जाए। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कहानी कुछ इस तरह से है बच्चों, कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन के कंपाउंड को तब बोला जाता है जब कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिले, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड अगर मिले तो वो दोनों ही कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों डबल बॉन्ड वाले कार्बन के कंपाउंड को हमने जनरली एक नाम दिया एल्कीन, जैसे इससे पहले नाम दिया था एल्केन, इसको हम नाम देते हैं एल्कीन। जबकि कार्बन कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसे नाम दिया जाता है एल्काइन। तो ये है आपके पास एल्काइन और ये है आपके पास एल्कीन। तो एल्कीन और एल्काइन ये 2 जनरल नेम गिवन है किसको, अनसैचुरेटेड। इन दोनों में कॉमन बात ये कि अनसैचुरेटेड है। कार्बन में अगर आपको मल्टीपल बॉन्ड्स मिले अदर देन सिंगल बॉन्ड मिले तो वो अनसैचुरेटेड है, बट अनसैचुरेटेड भी 2 टाइप के, एल्कीन एंड एल्काइन। बच्चों एल्कीन के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उसका एक एग्जांपल यहां पर प्रेजेंट करता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको 3 कार्बन दूं 1, 2 एंड 3, और 3 कार्बन में डबल बॉन्ड कहीं पे भी लगाओ, यहां पे लगा है, ठीक है, तो भी एल्कीन कहलाएगा। कुछ बच्चे मानते हैं सर ये तो सिंगल बॉन्ड है ना जी, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में अगर आपको एक भी डबल बॉन्ड मिल जाए तो वो अनसैचुरेटेड या एल्कीन की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाएगा। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 इसने बना लिए, 3 4, 3 इसने बना लिए, 1 और 4। आप यहां पर हाइड्रोजन को लगाइए और इनकी
काउंटिंग कीजिए। आपने काउंटिंग करी तो आया C3H6। और मैं आपको बता दूं, शायद इस एग्जाम्पल के बेसिस में मैं आपको इसका जनरल फॉर्मूला भी समझा पाऊंगा कि जितने कार्बन एग्जैक्टली उसका डबल हाइड्रोजन आपको मिलने वाला है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल C5H10। अब फॉर्मूला देखकर बता देंगे कि सर यहां जरूर डबल बॉन्ड होगा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि जितने कार्बन है एग्जैक्टली उसका डबल हाइड्रोजन है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये फॉर श्योर हो सकता है कि 5 कार्बन में डबल बॉन्ड मैंने यहां लगा दिया। बाकी सारे भले ही सिंगल बॉन्ड है, बट एक भी डबल बॉन्ड पूरे के पूरे चेन में नजर आए तो वो एल्कीन ही माना जाता है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसके 4 बॉन्ड पूरे, 3 4, इसके 2 3 4, 2 हो रखे 3 4, 1 2 3 4। अब बाकी सब की जगह पे हाइड्रोजन को लगा के अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आपको 10 कार्बन ही देखने को मिलता है। तो ये कहानी थी इसके जनरल फॉर्मूले की, इसके नाम की और एक क्लासिफिकेशन की। आई विश आपको एल्कीन भी समझ में आ गया होगा। एल्कीन के बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं अगले केस की तरफ। कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, तो वो अनसैचुरेटेड तो कहलाएगा ही क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे हैं, बट ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम क्लासिफाई करते हैं या उसको एक जनरली एक नाम से बुलाते हैं। नाम होगा इसका कि एल्काइन फैमिली है। एल्काइन फैमिली में एल्काइन का भी एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, मतलब डबल कार्बन से डबल हाइड्रोजन से 2 कम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं 3 कार्बन, तो 3 का डबल कीजिए 6 में 2 कम कीजिए 4, तो यहां पर हाइड्रोजन का काउंट 4 होने वाला। और उसको अब ड्रॉ करके देखें तो मैं आपके सामने 3 कार्बन बना देता हूं, कहीं भी एक जगह पर मैंने ये ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। एक कार्बन टोटल में 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहां पे चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन। दूसरे कार्बन के 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड हैं, तीसरे कार्बन के 4 बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोजन मुझे लगाने पड़ेंगे। ध्यान से देखिए, 3 और 1 4, टोटल में 4 हाइड्रोजन, मतलब डबल से 2 कम। तो कई ऐसे केसेस आएंगे जहां पर आपको फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिया जाएगा और आपको इन फॉर्मूलाज को देखकर क्लासिफाई करना पड़ सकता है कि वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, या एल्कीन है या फिर एल्काइन है। उसके लिए आपको इस पूरे क्लासिफिकेशन को समझना था। मैं अपनी बात जल्दी जल्दी रिपीट करता हूं कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, लाइक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन, ट्रिपल वाले को एल्काइन, और सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जनरली एल्केन पढ़ा जाता है। इनके अपने कुछ जनरल फॉर्मूलाज होते हैं जिनको देखकर आपको पहचान करने को पूछा जा सकता है। तो बच्चों, ये था आपके सामने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। और इसके साथ आज के इस लेक्चर में हमने जितना भी टारगेट किया था टॉपिक, वो हम कवर अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ पार्ट, यानी कि नॉमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज, इसको हम टारगेट करने वाले हैं। आई विश आपको आज का लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही।